असलकुम, वेलकम टू स्टार पोइट्री सेंटर। 8th क्लास NBF 8th क्लास ज्योग्राफ़ी। आपका पेज नंबर है 25। इससे पहले मैं ये बताती चलूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को शुरू में प्रॉब्लम आती है। तो एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि आपके 21 से लेके 24 तक के पेजेस कहाँ हैं। तो मैं आपको वजाहत देती चलूँ कि आप लोग वीडियो ना पूरी ध्यान से देखा करें। अब इतनी छोटी छोटी बातें मैं आपको ढूंढ के इस तरह कैसे दूँ। तो ये आपकी सारी मैंने अभी बुक खोल के देखी है कि भाई मैंने तो 24 से बल्कि 25 के स्टार्ट तक पढ़ा दिया ना। तो आप मेरी लास्ट वीडियो थोड़ा सा आप उस पर सर्च करें, उसको ढूंढें आराम से, उसको पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें। तो फिर आप अगर ना समझ आए तो फिर मुझे पूछें। इतना ज़रूर किया करें कि उसको देख लिया करें, ठीक है। आपके पास बुक मौजूद होगी, आप उसमें से देखें कि वो किस पेज पर मैं हूँ, क्योंकि मैं अभी भी आपको बता के शुरू कर रही हूँ कि मैं 25 पेज 8th क्लास की ज्योग्राफी की बुक पे, ठीक है, इंग्लिश मीडियम की जो है। हम स्टार्ट करेंगे मेन थ्रेट्स ऑफ क्लाइमेट चेंजेस, ठीक है। क्लाइमेट चेंज की मेन थ्रेट्स कौन सी हैं? थ्रेट्स किसे कहते हैं? जिनकी वजह से वो बातें जो कि ख़तरे का बायस बन सकती हैं। द मेन थ्रेट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इंक्लूड राइजिंग सी लेवल्स। इनमें शामिल है सी लेवल का बढ़ना, इकोसिस्टम कोलैप्स, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंट वेदर चेंजेस एंड स्वेयर वेदर, ठीक है। वेदर चेंजेस होती हैं जो, इसी तरह से शदीद किस्म का जो मौसम होता है, ठीक है। इकोसिस्टम कोलैप्स कहते हैं, मतलब इकोसिस्टम कहते हैं ना, कि आपको मैंने पूरा तफसील से साइंस में पढ़ाया हुआ है कि इकोसिस्टम क्या होता है। एन इकोसिस्टम इज़ अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, ठीक है, विच मेक्स अप एन इकोसिस्टम। ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स, द सन, रॉक्स एंड सॉइल, ठीक है, ये सब मिलकर इकोसिस्टम का हिस्सा बनते हैं, ठीक है। और इकोसिस्टम में कोलैप्स क्या चीज़ है? तबाही, बर्बादी या उसकी खराबी, ठीक है। जब इकोसिस्टम ख़राब होता है। एंड फ्रीक्वेंट वेदर चेंजेस, फ्रीक्वेंट किसे कहते हैं? वो काम जो बार बार हो, ठीक है, चक्कर काटने को भी कहते हैं किसी चीज़ के। यहाँ पे इसका मीनिंग आएगा कि मौसम की अंदर बार बार आने वाली तब्दीलियाँ, यानी ऐसे तूफ़ान जिन इलाकों में आते हैं जो बहुत ज़्यादा तबाही बर्बादी मचा देते हैं, जिसकी वजह से सारा माहौल बदल जाता है और क्लाइमेट पे इसका बहुत असर होता है। तो जाहिर सी बात है, जब तूफ़ान या जैसे सैलाब आते हैं, तो सैलाब जब आ जाते हैं तो उसके बाद बहुत ज़्यादा तबाही लगती है, ठीक है, और वो तबाही बहुत अरसे तक कवर नहीं हो पाती, उसके नुकसानात, ये यहाँ पे इनकी मुराद इससे ये। एंड स्वेयर वेदर, और वही बात फिर इसमें भी आ जाती है। स्वेयर कहते हैं ना शदीद, मौसम की शिद्दत, ठीक है, शदीद सर्दी, शदीद गर्मी बहुत से मसाइल का बायस बन जाती है, ठीक है। क्लाइमेट चेंजेस इफेक्ट द होल पैटर्न ऑफ वेदर, ठीक है। क्लाइमेट चेंजेस जो है ना, वो क्या करते हैं? होल पैटर्न वेदर का पूरा पैटर्न बदल के रख देते हैं। इट मे ब्रिंग हैवी रेन्स और लॉन्ग पीरियड्स ऑफ द रेन ऑफ नो रेन्स, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बारिशें हों क्लाइमेट चेंज की वजह से, या फिर बारिशें हों ही ना। क्लाइमेट चेंजेस आल्सो इफेक्ट क्रॉप्स एंड वेजिटेशन ऑफ एन एरिया। जाहिर सी बात है कि मौसम की तब्दीली जो है, देखें, जब बहुत शदीद गर्मी होती है तो बहुत सारे पौधे जल जाते हैं, ठीक है, या सैलाब आते हैं तो उस जगह जो सारा इलाका होता है वहाँ सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है और बहुत सारा लंबा अरसा लगता है दोबारा से नई फसलें तैयार करने में। एन एरिया विद फॉरेस्ट में चेंज इनटू डेजर्ट्स, हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जंगलात सहराओं में तब्दील हो जाएं। एंड डेजर्ट्स में चेंज टू ग्रीन लैंड्स और फॉरेस्ट, ठीक है, और डेजर्ट्स यानी कि सहरा तब्दील हो जाएं हरे भरे जंगलात में। राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द पोलर रीजन्स एंड द ओशंस। बढ़ता हुआ टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इंक्रीज़ कर रहा है पोलर रीजन्स का। पोलर रीजन्स कौन से होते हैं? ठीक है, जहाँ पे मौसम की शिद्दत होती है, ठीक है, जहाँ बहुत शदीद सर्दी होती है, ठीक है, और नाकाबिले बर्दाश्त होता है मौसम,
तो जब अब ये भी एक नेमत है इंसानों के लिए। जब ये जो इलाके जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ के तोदे हैं या बर्फ़ जमती है, तो जब वहाँ पे बर्फ़ कम हो जाती है जमनी और वो आहिस्ता आहिस्ता पानी में तब्दील होना शुरू हो जाती है, तो क्या होगा, ज़मीन का वेदर जो है ना वो मुतासिर हो जाएगा और गर्मी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, बर्फ़ के तोदे पिघलना अच्छा नहीं होता इंसानी सेहत के लिए। The warming of the atmosphere affects weather patterns, causing more frequent and severe storms, droughts across the globe. ठीक है, वही वाली बात दोहराई जा रही है कि एटमॉस्फेयर, आबो हवा के, फ़िज़ा के गर्म होने से मौसम के जो अंदाज़ हैं वो बदल जाते हैं। ठीक है, शदीद हो जाता है मौसम, बहुत से तूफ़ान आते हैं, झक्कड़ चलते हैं और इसके अलावा कहत पड़ जाते हैं। ठीक है, हायर टेम्परेचर्स आर affecting the length of the seasons and in some places have already crossed safe levels for survival of ecosystem and humans. ठीक है, टेम्परेचर का बढ़ना मुतासिर कर रहा है मौसमों की। देखें, जिस तरह मिसाल के तौर पे सर्दी जो है वो एक लंबा अरसा तक रहती थी ना, लेकिन अब सर्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है। इसमें सबसे बड़ा ये चीज़ है, गर्मी बहुत लंबे अरसे तक रहती है। जिन इलाकों में गर्मी कम होती थी अब उनमें ज़्यादा गर्मी होने लगी, तो ये चेंजेस आती हैं। ठीक है, एंड इन सम प्लेसेस हैव ऑलरेडी क्रॉस सेफ लेवल्स फॉर सर्वाइवल ऑफ इकोसिस्टम एंड ह्यूमंस। ठीक है, और कुछ जगहों पर तो देखिए इकोसिस्टम में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था, इसमें वो वाले इंसानों और ख़ासतौर पे जानवरों की वो वाली किस्मों को डिस्कस किया गया था जो कि ख़त्म होती जा रही हैं। ठीक है, क्यों ख़त्म हो रही हैं? वो माहौल की ख़राबियों की वजह से ख़त्म होती जा रही हैं। जब उनको उनकी मर्ज़ी का, जैसे मिसाल के तौर पर शेर को जंगल नहीं मिलेगा तो शेर तो ख़त्म हो जाएंगे ना। ठीक है, इसी तरह पांडा की बारे में हमने पढ़ा था कि ये जो जिनकी नस्लें ख़त्म हो रही हैं, या फिर देखिए आबी हयात हैं, जैसे मछलियां हैं, तो वो कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत किस्म की नस्लें हैं उनकी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं क्योंकि पानी आलूदा होता जा रहा है। ठीक है, तो ये इकोसिस्टम में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर आगे चलते हैं हम। The impact of global warming will become more severe if we don't act to stop greenhouse gas emissions. हाँ, ये कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा शदीद होती चली जा रही है अगर हमने ग्रीन हाउस गैसेस जो है ना उनके गैसेस का जो इखराज है उसको कंट्रोल ना किया तो। इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन लाइफ इन जनरल। ठीक है, लाइफ का में क्या इससे असरात वाक़या होते हैं क्लाइमेट चेंज से। क्लाइमेट चेंज कैन इफेक्ट ग्रोइंग पैटर्न्स ऑफ क्रॉप्स, प्लांट्स एंड एंड फूड्स। ठीक है, फसलों, पौधों और खुराक के उगाने के जो तरतीब है क्लाइमेट चेंज उस पर मुतासिर होती है। मैंने अभी आपको बताया था। देखिए, जब अगर हर फसलों का, हर चीज़ों का टाइम मुकर्रर है, ठीक है, जो फसलें सर्दियों में जैसे उगती हैं या जो फल या जो चीज़ें आपको सर्दी में मैसर होती हैं या गर्मी में मैसर होती हैं, अब वो अगर मौसम में ख़राबी हो जाती है, ठीक है, तो दरख्त उखड़ जाते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आंधियाँ आ जाती हैं बेमौसमी, ठीक है, वेदर चेंजेस होती हैं, क्लाइमेट चेंज होता है, क्या होता है कि वो सारी फसलें तबाह हो जाती हैं। ठीक है, दरख्त गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, फल ज़ाया हो जाता है, तो आपको वक्त पे वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो क्या आपकी खुराक मुतासिर नहीं हुई उससे? फिर इसी तरह फ्लड्स, में बार बार मिसाल इसलिए दे रही हूँ कि अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल से आप वाकिफ़ हैं कि फ्लड्स आए तो फ्लड जब आते हैं सब फसलें और सब फलों के दरख्त वगैरह सब कुछ तबाह हो जाता है। ठीक है, तो वो सब कुछ दोबारा नए सिरे से ठीक होने में वक्त लगता है। दिस चेंज लेट्स टू अ चेंज इन द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल, और यही चेंज जो है लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली का बायस बनता है। दिस कैन लेड टू माइग्रेशन, अ चेंज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड सेटलमेंट्स इन न्यू एरियाज में इमर्ज कॉन्सिक्वेंटली। ठीक है, और इससे क्या होता है कि लोग देखें ना, एक जगह पे अगर पानी नहीं है तो लोग क्या करते हैं, फ़ौरन, ज़ाहिर है उसके बगैर गुजारा नहीं है, जब उन्हें तकलीफ़ होती है तो बहुत सारे समझदार और अक्लमंद लोग वो इलाका छोड़ के ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पर उन्हें पानी और खुराक अच्छी मैसर हो। ठीक है,
बेहतरी हर कोई चाहता है। तो क्या होता है कि लोगों में फिर ये रुझानात बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, जब एक ही जगह पे इतने ज़्यादा तादाद में लोग आबाद होने शुरू हो जाते हैं तो अब जगह की कमी हो जाती है। फिर वही होता है जो हमारे शहरों में हो रहा है, लड़ाई झगड़े फसादात। वो उसकी रीज़न्स क्या होती हैं? क्योंकि जब मिसाल के तौर पे कोई मुल्क है या कोई जगह है, जब वहाँ पे किसी चीज़ की आबो और मौसम की तब्दीली की वजह से कमी वाक़या हो जाती है या मैसर नहीं होती, और वो सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता दूसरी जगह पे शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो वो दूसरी जगह पे जो पहले से लोग होते हैं वो तंग होते हैं इससे, ठीक है, और उनमें कमी हो जाती है उन सब चीज़ों की, क्योंकि वो उनकी ज़रूरत के हिसाब से होती हैं। यही इकोसिस्टम कोलैप्स में भी आती है चीज़। तो पेज नंबर है मेरे पास 26, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, जियोग्राफी का है ये। ग्लोबल वार्मिंग, अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन average global temperature is called global warming. Global temperatures have increased approximately 1 degree centigrade over the last 100 years. ठीक है, कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है, वो ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ठीक है, ग्लोबल टेम्परेचर कैसे इंक्रीज़ होते हैं? वो तकरीबन 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 सालों पिछले 100 सालों में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो चुका है। ओवर द लास्ट 3 decades, human activities have increased the volume of the greenhouse gases in the air and that has increased the impact of the greenhouse effect. ठीक है, पिछली 3 दहाइयों में इंसानी सरगर्मियों ने हवा में ग्रीन हाउस गैसों के हुजम में इजाफा किया है और इससे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के असरात में इजाफा हुआ है। ठीक है, यानी ये इजाफा बढ़ता चला जा रहा है। ड्यू टू द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज इन एयर, ग्रीन हाउस की गैसों के हवा में बढ़ने से द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ इज़ बिकमिंग वार्मर, ज़मीन का दर्जा हरारत गर्म हो रहा है। दिस इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग, इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जा सकता है। डेटा गैदर्ड फ्रॉम सरफेस वेदर स्टेशंस, डेटा जो इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, वेदर स्टेशन से, शिप्स, अच्छा शिप्स किसे कहते हैं? जहाज़ों के ज़रिए, ठीक है, उनकी जो पैमाइश होती है, यानी कि समुद्रों की क्या सूरत हाल है। ठीक है, अब यहाँ पे है बॉयज़, ये बॉय वो लड़कों वाला बॉय नहीं है, ये बॉयज़ जो है ना, ये वो वाली आप कह लें कि मशीनें हैं, या ये मैं आपको इसकी इमेज दे दूँगी, आप इसे देख लें, जो जहाज़ों को उनकी सिमतें बताती हैं। ठीक है, और ये स्पेलिंग इसके ना लाइफ बॉय वाले स्पेलिंग है। ठीक है, बैलून्स, ठीक है, सैटेलाइट्स, आइस कोर्स क्या चीज़ है? ठीक है, सैटेलाइट्स का आपको पता है, बैलून्स का आपको पता है। अब आ जाए आइस कोर्स क्या चीज़ है? आइस कोर्स वो टूटे हुए टुकड़े हैं, इसके भी इमेज आपको मैं दे रही हूँ, तो आप ये देख लें कि आइस कोर्स क्या चीज़ है। आइस कोर्स बर्फ़ के वो टूटे हुए टुकड़े हैं जिनको लेकर ये बर्फ़ की कंडीशन और आइस के बारे में इंफॉर्मेशन सारी इकट्ठी करते हैं और उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्मों के तजर्बात करते हैं और उससे उन्हें पता लगता है कि क्या सूरत हाल जारी है इस वक्त मौसम और आबोहवा की, और पहले जब दुनिया शुरू हुई थी तो तब कैसी थी चीज़ें और अब कैसी हो रही हैं। ठीक है, इस किस्म के अंदाज़े लगते हैं जो कि सारे मौसम के ही उसमें आते हैं और जिनसे हमें ये साइंसदानों को पता लगता है कि दुनिया के हालात अब कैसे जा रहे हैं और आने वाले वक्तों में किन किन चीज़ों की कमी हो जाएगी। ये बताने का उनका मकसद ये है कि हमें किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए, वरना ये सब ख़त्म हो जाएगा। एंड अदर पैलियो क्लाइमेटोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है, ये एक इल्म है। ठीक है, ये पैलियो क्लाइमेटोलॉजिकल सोर्सेज यानी कि जिनके ज़रिए ये मौसम वगैरह के हवाले से मालूमात पता लगती हैं, शोज़ दैट ओवर द पास्ट 200 ईयर्स एटमॉस्फेरिक CO2 कंसनट्रेशंस हैव इंक्रीज्ड अबाउट 35%। ये सब अंदाजे बताते हैं कि फ़िज़ा में CO2 जो है, इससे मुराद है कार्बन डाइऑक्साइड, कंसनट्रेशंस हैव इंक्रीज्ड अबाउट 35%। 35% कार्बन डाइऑक्साइड के इर्तिकाज़ में इजाफा हुआ है। ठीक है, इफ़ करंट ट्रेंड्स कंटिन्यू, अगर मौजूदा रुझानात जारी रहे, मीन ग्लोबल टेम्परेचर्स विल प्रोबेबली इंक्रीज 2 डिग्री to 6 डिग्री सेंटीग्रेड बाय 2100 AD। ठीक है, 21वीं ईस्वी तक
2100वीं ईस्वी तक आलमी दर्जा हरारत में 2 से 6 डिग्री ग्रेड का इजाफा हो सकता है। ठीक है, इस सेंटीग्रेड का इजाफा, डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हो सकता है। कंप्यूटर मॉडल्स, अच्छा आगे आ जाता है। यूजिंग कंप्यूटर मॉडल्स सम साइंटिस्ट हैव प्रिडिक्टेड, ठीक है, कंप्यूटर मॉडल्स को इस्तेमाल करते हुए कुछ साइंसदानों ने प्रिडिक्ट किया है, यानी उन्होंने पेशन गोई की है कि एन इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर फ्रॉम 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग दिस सेंचुरी। ठीक है, इस सेंचुरी में, इस सदी में ग्लोबल टेम्परेचर जो है उसके 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का जो है ना उन्होंने पेशन गोई की है कि जो हालात जा रहे हैं ना ग्लोबल वार्मिंग के, तो ये इससे ये अंदाज़ा होता है। फिर आप आ जाइए 26 में पेज पे हूँ, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के जियोग्राफी के। ठीक है, तो अब ये आ जाएंगे आप। एटमॉस्फेरिक लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैव इंक्रीज्ड बाय 30% सिंस 1900। व्हाट हैज़ बीन द काज ऑफ दिस इंक्रीज। ठीक है, वो कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो 30% 1900 से अब तक बढ़ती चली जा रही है। तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? डू यू नो द वर्ल्ड इज़ वार्मिंग अप। आपको पता है कि दुनिया गर्म तरीन होती जा रही है। एयर टेम्परेचर इंक्रीज्ड इज मेल्टिंग पोलर आइस एंड अलर्टिंग एंड altering the patterns of the world weather. This increase in temperature is caused by burning oil and other fossil fuels and is the result of 200 years of air pollution. ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि कोयले, तेल और दूसरे फोसल फ्यूल को क्या चीज़ होती है, ये मैं बहुत दफ़ा आपको बता चुकी हूँ साइंस में। ठीक है, फोसल फ्यूल वो होते हैं जो कि जानवरों के मरने के बाद ना उनके जानवर, दुनिया पे जो कुछ इंसान हैं, ये जब मर जाते हैं तो इनकी हड्डियाँ और इनके जिस्म के जो बकाया जात होते हैं ना वो ज़मीन के अंदर दफन हो के ना कई सालों तक जब वो ज़मीन में दफन रहते हैं तो उसके बाद वो फोसल फ्यूल में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, तो जब इनको जलाया जाता है ना तो फिर उससे क्या होता है, फ़िज़ा आलूदा होती है। ठीक है, एंड इज़ रिज़ल्ट ऑफ 200 ईयर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। और इससे क्या होता है 200 सालों तक के लिए एयर पोल्यूटेड हो जाती है। 200 साल आप अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर एयर पोल्यूटेड हो जाती है। अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पे आ जाएं आप, 27 पेज है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के नताइज, कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं नताइज को। इन एन इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, तो ग्लोबल टेम्परेचर में इजाफा होता जा रहा है। विल लेड टू एन इंक्रीज इन एवेपोरेशन, जिससे एवेपोरेशन कहते हैं बुखारात को। ठीक है, जिससे बुखारात बढ़ते जा रहे हैं। इंक्रीज्ड एवेपोरेशन could cause some areas to become drier than they are now. ठीक है, तो इवेपोरेशन में इंक्रीज क्या कर रहा है, वजह बन रहा है सम एरियाज, कुछ इलाकों में को ड्राई करने की। ठीक है, और ज़्यादा ड्राई कर देगा उनको। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन दीज ड्रायर कंडीशंस। और इस खुश्क माहौल में यानी कि जैसे मिसाल के तौर पे जंगलात और सब्ज़े वाले जो इलाके हैं अगर वो खुश्क हो जाएं तो ज़ाहिर है वहाँ जो जंगली हयात और जानवर और पौधे हैं तो वो तो बहुत जल्दी उससे मुतासिर हो जाएंगे। ये एक बात करें यहाँ पे। मे डैमेज द क्रॉप्स, शायद क्रॉप्स को डैमेज कर दे। हाउएवर एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग माइट इम्प्रूव कंडीशंस फॉर क्रॉप्स इन कोल्डर नॉर्दर्न रीजन्स। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ताहम टेम्परेचर में इंक्रीज जो है ना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इम्प्रूव करेगा इनमें कोल्डर पोजीशन क्रॉप्स में कंडीशंस जो हैं नॉर्दर्न रीजन्स में। ठीक है, और ज़्यादा अगर इसकी वजाहत की जाए तो इसमें ये चीज़ आप समझ लें कि नॉर्दर्न रीजन्स जो है ना शुमाली इलाका जात, वहाँ पे गर्म मौसम जो है वो शायद फसलों को थोड़ा सा बेहतर कर दे। ठीक है, तो यानी क्योंकि वो बहुत सर्दी की वजह से वहाँ पे फसलें वगैरह जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो नहीं करती। तो ज़रा गर्मी जो है उसका एक ही फ़ायदा है, वो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नॉर्दर्न रीजन्स जो हैं वहाँ पे हम कह सकते हैं कि शायद वो कोई फसलों को कोई फ़ायदा पहुँचा दें। कहाँ पे, नॉर्दर्न रीजन्स में। कुड आल्सो काज आइस एट द पोल्स टू मेल्ट। ठीक है, और ये वजह बन सकता है बर्फ़ को पिघलाने की। ठीक है, कहाँ पे, पोल्स में। इफ़ आ
significant amount of ice melts, sea levels around the world wide would rise. The rise in sea levels would cause flooding around coastlines and submerge of low-lying island and coastal settlements. ठीक है, ये कह रहे हैं कि बर्फ़ जो है ना, अगर एक ख़ास मिक़दार से पिघलती है तो दुनिया भर में समुंदर की सतह बुलंद हो जाएगी। सतह समुंदर में इजाफा साहिली खित्तों के इर्द गिर्द सैलाब और नशेबी जजीरों और साहिली बस्तियों के ज़ेर आब आने का सबब बनेगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट आ गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट। गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट ट्रैप हीट आर टर्म्ड ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, माहौल की गैसें जो गर्मी को फंसाती हैं ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं, यानी कि जो गर्मी का बायस बनती हैं। द ग्रीन हाउस इफेक्ट रेफर्स टू द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर इन मेंटेनिंग द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इन अ रेंज। ठीक है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से मुराद कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और आबी बुखारात का माहौल के दर्जा हरारत को एक हद में बरकरार रखने में किरदार है। ठीक है, एज दीज गैसेज डोंट लेट द एयर टेम्परेचर ड्रॉप और राइज अबव अ सर्टेन लेवल। क्योंकि ये वाली गैसें जो है ना, ये सर्टेन एक ख़ास लेवल से ना इनको दर्जा हरारत को ना बढ़ने नहीं देती। ठीक है, विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस असर के बगैर आवर प्लानट वुड हैव बीन 30 डिग्री सेंटीग्रेड कोल्डर देन इट इज़ टूडे। आज के टेम्परेचर से 30 दर्जे सेंटीग्रेड ज़्यादा वो होती गर्म, यानी दर्जा हरारत बढ़ जाता। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स आर टर्म्ड ग्रीन हाउस गैसेस। कहते हैं कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर्स जो हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस कहलाते हैं। ठीक है, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी हो गया, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी हो गया यहाँ पे, इसको आपने बहुत ध्यान से याद करना है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? दिस गैस हैज़ बीन एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाय द यूज ऑफ फॉसल फ्यूल्स, कोयल, ऑयल एंड गैस एंड द बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट्स। ठीक है, ये फॉरेस्ट के बर्न होने से बनती है, कोयला, ऑयल, ठीक है, और गैसों के जलने से बनती है, फॉसल फ्यूल्स। ये सारी डिटेल मैंने आपको बताई थी। ठीक है, ये सब चीज़ें जो जलती हैं ना, जो इन्होंने बताई हुई हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है उससे फ़िज़ा में। ठीक है, और फिर ये आपकी आ जाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, CFC गैस कहलाती है ये। तो दीज गैसेज आर यूज्ड एज कूलेंट्स एंड propellant gases for spray cans and in the manufacturing of plastic। वो कहते हैं कि ये ऐसी गैसें हैं जो स्प्रे में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, कैन वगैरह जो होते हैं ना, उसको स्प्रे करने के लिए, और प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग में, प्लास्टिक की चीज़ें बनाने में काम आती हैं। मीथेन, दिस गैस इज डिस्चार्ज इनटू द एटमॉस्फेयर बाय रूटिंग रबिश एंड फ्रॉम राइस फील्ड्स। ठीक है, ये गैस किस तरह पैदा होती है? ये कहते हैं कि ख़राब जो कूड़ा कचरा होता है उससे, और दूसरा मीथेन गैस बनती है राइस फील्ड से, चावलों के खेतों से। इट इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़ बाय बैक्टीरिया लिविंग इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स ऑफ कैटल। मवेशियों के हाजमे में रहने वाले बैक्टीरिया के ज़रिए भी बड़ी मिकदार में मीथेन गैस पैदा होती है। ठीक है, फिर आगे इसका आप आ जाएं। द इंक्रीज ऑफ मीथेन इन द एटमॉस्फेयर इज वरिंग एज ईच मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन इज 20 times मोर एफिशिएंट इन ट्रैपिंग हीट देन अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो वो कहते हैं कि क्योंकि मीथेन गैस का हर मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से 20 गुना ज़्यादा गर्मी पैदा करने का बाइस है। ठीक है, मीथेन का इजाफा इस वजह से तशवीशनाक है। ठीक है,
फिर आगे आ जाए नाइट्रस ऑक्साइड, ये नेक्स्ट है। दिस इज प्रोड्यूस्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी एंड बाय द यूज ऑफ द सम नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स। इट इज डिस्चार्ज बाय सम टाइप्स ऑफ कॉइल व्हेन बर्न्ड। ठीक है, ये जो गैस है ये ज़रूरी सरगर्मियों में और कुछ नाइट्रोजन पर मबनी खादों के इस्तेमाल से पैदा होती है। जलाने पर ये कोयले की कुछ इकसाम से खारिज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पेज नंबर 27 ज्योग्राफी 8th क्लास NBF का ख़त्म हो गया। तो बेटा मैंने आज आप लोगों को 25, 26 और 27 तक कंप्लीट पेजेस पढ़ाए हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लें और प्रोग्राम को लास्ट तक देखा करें, लाजमी मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है, और इसे इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी इन लेक्चर्स का पता लगे। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, शायद हमारे अपलोड करने के तरीके में भी कोई फ़र्क हो या बाज़ चीज़ें हमें भी इतनी ज़्यादा नहीं पता हैं, उसकी वजह से शायद आप लोगों तक ये चीज़ें इतनी आसानी से पहुँचती नहीं हैं। तो जिन तक पहुँच जाती हैं वो आगे इसको शेयर किया करें। तो मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।